आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस टू का 6th चैप्टर दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशंस। उसके 3 सब टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस, किंगडम एनिमलिया। कैन यू रिकॉल विच क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? You have studied the classification of living organisms in earlier classes. The living organisms present around us are mainly plants and animals. We have studied the criteria of their classification with the help of that. Complete the following chart. So हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं और हमको ज़्यादातर हमारे आसपास ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं। हमारे आसपास जो प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम ज़्यादातर अपने आसपास देखते हैं। 3 हैं वैसे तो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हम मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंसिडर करते हैं। वी हैव स्टडी क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशंस, और हमने प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, उसकी क्राइटेरिया, उसके बेसिस हमने पहले वाले स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हैं। तो उसी जो हमने पढ़ा है उसकी हेल्पफुल से हमें चार्ट को कंप्लीट करना है। ये सेम टू सेम चार्ट हमको पिछले साल भी था, तो हमें वही मेमोराइज कराने के लिए, याद कराने के लिए चार्ट फिर से दिया गया है। तो यहाँ पे दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 इसमें डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक बेसिकली क्या होता है? प्रोकैरियोटिक को हम लोग बोलते हैं बिफोर कर्नल। सो उसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड वेल डेवलप होता है। सो प्रोकैरियोटिक में आता है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा बेसिकली कैसा होता है? तो किंगडम मोनेरा सिंपल सेल है। क्या है? सिंपल सेल है, और जिसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक से। फिर यूकैरियोटिक्स 2 इसमें डिवाइड हुए हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? एक सेल, एक ही सेल होते हैं उसमें, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। बेसिकली एक से ज़्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है किंगडम प्रोटिस्टा। सो उस किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो सिंपल सेल होता है जिसमें एक सेल होता है, बट उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड वेल डेवलप है क्योंकि वो यूकैरियोटिक से। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 आते हैं, विथ सेल वॉल होता है और विदाउट सेल वॉल होता है। तो जो विथ सेल वॉल होता है मतलब वो बॉडी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल होता है। तो किस में सेल वॉल होता है? एनिमल्स में सेल वॉल्स होते हैं, इसमें सेल वॉल्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो विदाउट सेल वॉल्स होते हैं। अगर सपोज एनिमल्स में सेल वॉल होते तो वो क्या मूव कर पाते? एक ही सेल होते हैं उसमें, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। बेसिकली एक से ज़्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है किंगडम प्रोटिस्टा। सो उस किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो सिंपल सेल होता है जिसमें एक सेल होता है, बट उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड वेल डेवलप है क्योंकि वो यूकैरियोटिक से। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 आते हैं, विथ सेल वॉल होता है और विदाउट सेल वॉल होता है। तो जो विथ सेल वॉल होता है मतलब वो बॉडी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल होता है। तो किस में सेल वॉल होता है? एनिमल्स में सेल वॉल्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो विदाउट सेल वॉल्स होते हैं। अगर सपोज एनिमल्स में सेल वॉल होते तो वो क्या मूव कर पाते? नहीं कर पाते। प्लांट्स मूव कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास क्या है, सेल वॉल्स है। सेल वॉल्स होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबल नहीं है। बट एनिमल्स फ्लेक्सिबल है, दैट मीन्स उनके अंदर सेल वॉल्स नहीं है। विथ सेल वॉल्स में दो है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वो होता है जिसमें वो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटो। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं वो है किंगडम एनिमलिया। मैंने भी बोला कि एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होते, दैट मीन्स विदाउट सेल वॉल्स वाले हैं वो। और फिर ऑटोट्रॉप जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो कौन से किंगडम्स वाले हैं? प्लांटे। जो प्लांट होते हैं वो खुद का खाना
खुद बनाते हैं, और जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं किंगडम फंगाई। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको समझ में आएगा, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। कैन यू रिकॉल हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड? वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सो हमने पिछली साल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा हुआ है, उसकी वजह से हम समझ सकते हैं, जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस वजह से हम समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में हम समझ सकते हैं। सो यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल whereas some are too big. Some animals are terrestrials whereas some are aquatic. Some animals crawl on land, some swim in water, whereas some fly in air. Some animals have scales on skin, whereas some have feather or hair. In this way, there is huge diversity among the animals too. According to recent study, estimate number of animal species on Earth is approximately 7 million. It is possible to study each and every species. However, if group and subgroups of animals are formed, depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such vast varieties of animal. So, इसमें क्या बोला है कि हमारे आसपास खुद ही वैरायटीज ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटीज के एनिमल ही देखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग दिखने वाले एनिमल्स हम देखते हैं अपने आंखों से। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि एंट हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट्स हो गए। सो ये एनिमल्स क्या है? बिग एनिमल्स है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल्स पे रहते हैं, जैसे कि जमीन, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, कौन से एनिमल्स है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश हो गया, जेलीफिश हो गया, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। कुछ एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि रेंगते हैं, क्रॉल्स ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नैक्स हो गए, स्नेल्स हो गए, स्पाइडर हो गए, ये लोग क्या करते हैं? एनिमल्स रेंगते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में स्विम करते हैं, जैसे कि फिश हो गया जो पानी में स्विम करता है। कुछ एनिमल्स हवा में उड़ते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके स्किन पे स्केल्स होता है। कुछ एनिमल्स को फिदर्स होते हैं या फिर हेयर्स होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे डाइवर्सिटी एनिमल्स की बहुत सारा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अपने पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे प्रेजेंट हैं। सो अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि 7 मिलियन एनिमल्स प्रेजेंट है, उसके टाइप्स, उसके स्पीसीज प्रेजेंट है। 7 मिलियन अर्थ पे उसके स्पीसीज प्रेजेंट है। 7 मिलियन, दैट इज 70 लाख नंबर ऑफ स्पीसीज। 70 लाख नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे आस एनिमल्स के हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। सो ये पॉसिबल है कि हम 70 लाख एनिमल्स के बारे में पढ़ सकें? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या करा जाए जिससे कि हम 70 लाख एनिमल्स के बारे में पढ़ सके, उसके वेराइटीज के बारे में पढ़ सके। 70 लाख पॉपुलेशन नहीं है एनिमल्स का, 70 लाख स्पीसीज, उसके टाइप्स हैं। जैसे कि कोई एनिमल छोटा है, कोई एनिमल्स बड़ा है, कोई मोटा है, कोई कैसा है। सो उसकी वेराइटी called as animals is called as animal classification. So ये animal classifications का definitions है। तो इस definition है, इसमें क्या बोला गया है कि जो फॉर्मेशन हुआ है एनिमल्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग उसमें देखा गया है कि उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उसमें कॉमन सिमिलैरिटीज क्या है, कॉमन डिफरेंसेस क्या है। अगर सिमिलर कॉमन है, वो लोग सिमिलर है तो उनको एक ग्रुप में डाला गया है। अगर उनमें कॉमन डिफरेंसेस देख के तो उनको एक ग्रुप में डाला गया है। तो उसी के बेसिस पे क्या किया है, एनिमल को क्लासिफाइड किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक ए है, बी है, सी है, डी, सपोज करो 4 एनिमल्स हैं। ये जो ए और सी है एक जैसे एनिमल्स हैं, सिमिलर दिखने वाले एनिमल्स हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। सो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सपोज करो बी और डी जो है वो एक दूसरे दिखने वाले एनिमल्स है, तो उनको एक ग्रुप में डाला जाएगा। एंड सपोज करो जो ए है, ए और बी में कॉमन डिफरेंसेस है,
जिनमें कुछ चीज़ें डिफरेंस, ऐसे ए और बी में कुछ कॉमन डिफरेंस है और ए और डी में भी कॉमन डिफरेंस है। सो जो बी और डी वाला आएगा वो एक ग्रुप में जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या हुआ है, हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, उसमें उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज देख के, डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज देख के, उसके मतलब प्रॉपर्टीज पे, उसके बिहेवियर पे, हम उसके जो कोई भी चीज़ को हम देखते हैं उसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके बेसिस हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग इसमें डालते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप। हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं एनिमल्स के, डिपेंडिंग अपॉन, उसको देख, उसके बेसिस पे, कौन से बेसिस पे करते हैं हम लोग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे करते हैं। अमंग एनिमल्स में, एनिमल्स के बीच में देखते हैं हम लोग उसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन सिमिलैरिटीज क्या है, ये चीज़ों को देख के हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। अब आया हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, time to time different scientists have tried to classify the animals. Greek philosopher Aristotle was the first to perform the animal classifications. Aristotle was Aristotle was Aristotle was the first to perform the animal classifications. Aristotle classified the animals according to the criteria like body, size, habits, and habitats. Further, as per the new development in science, references were changed and thereby the criteria of animal classifications too. Classification proposed by Aristotle is known as artificial method. Beside Aristotle, artificial method of classification was followed by Theocritus, Pliny, John, Ray, Linnaeus, etc. सो इसमें क्या बोला गया है कि टाइम के साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने ट्राई किया एनिमल क्लासिफिकेशंस को, बट जो एरिस्टोटल थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने परफॉर्म किया एनिमल क्लासिफिकेशंस को। उनका पूरा नाम है ग्रीक, वो ग्रीक के फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने परफॉर्म किया सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशंस को। फिर उन्होंने एनिमल को क्लासिफाइड किया, एनिमल क्लासिफाइड के कौन से क्राइटेरिया पे किया, कौन से बेसिस पे किया, उन्होंने देखा कि बॉडी का साइज कैसा है, बॉडी का साइज कैसा, मतलब एनिमल का बॉडी कैसा है, साइज कैसा है, हैबिट्स कैसा है, हैबिटेट्स कैसा है, मतलब उसका तरीका कैसा है रहने का, वो रहता कहाँ पे है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका साइज क्या है, बॉडी का साइज क्या है। तो उन्होंने एनिमल्स की ये सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए इसको क्लासिफाइड किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए, साइंस में बहुत सारे बदलाव आए, डेवलपमेंट हुआ, तो उसी वजह से क्या हुआ, एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस, उसका क्राइटेरिया भी बदला गया। तो जो क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था उसको हम बोलते थे आर्टिफिशियल मेथड, जो उनका मेथड था उसको हम बोलते थे आर्टिफिशियल मेथड, मतलब जिस क्राइटेरिया में बॉडी, साइज, हैबिट्स और हैबिटेट्स देखते थे हम, उसको बोलते थे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड। उसके बाद उनको देख के कुछ और साइंटिस्ट भी उनके मेथड को फॉलो किया, जैसे कि थियोपेरेटस है, फ्लिनी, जॉन, रे, लिनियस, ये लोगों ने भी क्या परफॉर्म किया उनके जैसा क्लासिफिकेशंस। फिर लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उसमें क्या हुआ, वॉज बेस्ड ऑन, उसमें हम लोग देखते थे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी का टाइप्स ऑफ सेल कैसा है, क्रोमोसोम्स क्या है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। सो ये सारे प्रॉपर्टीज हम उसमें देखते थे एनिमल्स के इसमें, और फिर बाद में हम एनिमल को क्लासिफाई करते थे, और उस मेथड को हम बोलते थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं, क्रोमोसोम देखते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक्सेट्रा। सो उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद टाइम के बाद इवोल्यूशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ, जिसको लाया था डॉब्सन की मेहर ने, और कार्ल वॉस ने हैज आल्सो प्रपोज्ड एनिमल क्लासिफिकेशंस। सो उसके बाद आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस। Traditionally, depending upon presence or absence of the notochords, the animal's kingdom has been divided into two groups, non-crudates and crudates पे। So traditionally मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि एनिमल्स में हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्रोडेट्स बोलते हैं, अगर एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्रोडेट्स। सो इसमें बेसिकली आप सोच रहे हो कि नोटोकॉर्ड्स क्या होता है। नोटोकॉर्ड्स वो होता है जिसमें, नोटोकॉर्ड्स को हम बैकबोन बोलते हैं,
बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो, वर्टिब्रेट बोल सकते हो। तो जो बैकबोन, जिस एनिमल में बैकबोन प्रेजेंट है वो क्रोडेट्स है, जिस एनिमल में बैकबोन्स नहीं प्रेजेंट है वो नॉन क्रोडेट्स है। सो हमने डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, देखा जाता है कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है तो वो क्रोडेट्स वाले में आएगा, और नहीं प्रेजेंट है तो नॉन क्रोडेट्स एनिमल्स में आएगा। फिर नॉन क्रोडेट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए। पहले, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड्स। जो नोटोकॉर्ड्स होता है वो रॉड लाइक जैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसको बोलते हैं बैकबोन। जिस बॉडी में बैकबोन नहीं होता, जिस बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता, वो है नॉन क्रोडेट्स एनिमल्स। और पेरिंगिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब ये क्या होता है, पेरिंगिल क्या होता है, पेरिंगिल्स बेसिकली वो होता है जिससे जो फिश को सांस लेने में हेल्प करता है, जिसमें जो वाटर्स के एनिमल्स होते हैं जो अंडर वाटर में रहते हैं उनको सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे कि लंग्स से हम सांस लेते हैं तो पेरिंगिल्स की वजह से वो लोग सांस लेते हैं। सो सांस लेने के लिए फिश के गले में गिल रहती है, ह्यूमन बीइंग पे लंग्स होता है, तो उस तरह फिश के गले में पेरिंगिल्स होते हैं। और फिश के नेक के पास गिल होती है जिसके थ्रू वो सांस ले पाते हैं, जिस वजह से वो सांस ले पाते हैं। जो अंडर वाटर एनिमल्स है वो लोग उससे सांस लेते हैं। सो ये जो पेरिंगिल्स जो सांस लेने वाला ये होता है वो उनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड क्या होता है, नर्व कॉर्ड ह्यूमन हमारे ब्रेन से लेके बॉडी तक हमारे ब्रेन से लेके बॉडी तक नर्व का नेटवर्क होता है, वायरिंग जैसा पूरा फैला होता है पूरे बॉडी में। और पूरे साइड मतलब हमारे ब्रेन से लेके पूरे बॉडी तक एक वायरिंग लाइक नेटवर्क होता है नर्व का, उसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। तो जो नर्व कॉर्ड होता है इसमें क्या बोला है, जो नर्व कॉर्ड है अगर प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड में होगा, मतलब सामने के साइड में होगा। कैसा होगा, सॉलिड और पैड होगा। और इसमें अगर बोला है अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो पीछे की साइड में होगा, डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में होगा। तो उसके 4 पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट ये है कि बॉडी नोटोकॉर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है पेरिंगिल्स गिल स्लिट जो सांस लेने के लिए होता है फिश में वो एब्सेंट होगा। दूसरा पॉइंट है अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे होगा, फ्रंट साइड में होगा। कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड में। और चौथा पॉइंट क्या है, अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो डॉर्सल साइड में होगा। फिर नोटोकॉर्ड्स के फाइलम से क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ब्रीफ पे पढ़ने वाले हैं। क्रोडेट्स, तो क्रोडेट्स के कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसमें बोला गया है बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड्स, मतलब बॉडी नोटोकॉर्ड्स को सपोर्ट करती है। इसमें बैकबोन प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोडेट्स के एनिमल्स है उसमें बैकबोन्स प्रेजेंट होते हैं। और पेरिंगिल्स स्लिट्स और लंग्स, मतलब सांस लेने के लिए पेरिंगिल्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए मतलब सांस लेने के लिए। और नर्व कॉर्ड जो है इसमें प्रेजेंट ही होता है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। उसमें था नर्व कॉर्ड इफ, इसमें था, उसमें इफ था, इसमें इज है। इसमें जो क्रोडेट्स के एनिमल्स होंगे उसमें नर्व कॉर्ड कंपल्सरी होगा। और होगा जो हमारे इसमें नर्व कॉर्ड कहाँ पे है, डॉर्सल साइड में। हम कौन से एनिमल्स है, क्रोडेट्स वाले हैं, तो हमारे इसमें नर्व कॉर्ड कहाँ पे होता है, हमारे पीछे के साइड में होता है, बैक साइड में होता है। और जो नॉन क्रोडेट्स एनिमल्स थे उनके फ्रंट साइड पे होता है। और इसमें जो हार्ट है, इसमें क्या हार्ट इज प्रेजेंट, उसमें था हार्ट, अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड पे होगा, बट इसमें क्या हार्ट प्रेजेंट ही होगा। कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड। हमारे यहाँ पे हमारे में हार्ट कहाँ पे होता है, हमारे फ्रंट साइड पे होता है, बॉडी के फ्रंट साइड पे होता है। तो इसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा, पेरिंगिल स्लिट प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन के लिए, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, कहाँ पे होगा, पीछे की साइड में होता है, डॉर्सल साइड पे। और इसमें हार्ट प्रेजेंट ही होगा, कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड पे होता है। सो नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है present on dorsal side of animal's body. It keep the nerve tissue isolated from the remaining body. So notochords एक long rod like supporting structure होता है, मतलब एक बैकबोन होता है, लॉन्ग बैकबोन होता है, रॉड लाइक होता है, जो हमारे बॉडी के पीछे के साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे होता है एनिमल्स बॉडी में। ये क्या करता है, जो नर्व टिश्यूज जो होते हैं ना उनको सब बाकी रिमेनिंग बॉडी पार्ट से अलग करके रखता है, रिमेनिंग बॉडी पार्ट से आइसोलेट करके रखता है। नोटोकॉर्ड जो होती है ना वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर से नर्व टिश्यू पास होती है, जिसकी वजह से वो नर्व टिश्यू को बॉडी के दूसरे पार्ट से अलग करके रखता है। ठीक है, उसके बाद अब आया है
कि किंगडम एनिमलिया को दो इसमें डिवाइड करा गया है, नॉन क्रोडिट्स और क्रोडिट्स में, फिर उसके फाइलम्स के नाम दिए गए और ये हम पूरा बेसिकली हम जो पूरा चार्ट है उस स्पेसिफिक हर एक के बारे में पढ़ने वाले बहुत ही ब्रीफ में, सो हम उसको आगे देखेंगे। फिर दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाज इन प्रैक्टिस टिल नाउ, however nowadays new system of classification is followed. We will study this new system of animal classification in brief. सो इसमें क्या बोला गया है कि अब तक जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो ट्रेडिशनल मेथड पे हो रहा था, बट अब क्या हो गया, साइंस में चेंजेस हुए हैं, तो नया मेथड आया है क्लासिफिकेशन का जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं न्यू सिस्टम क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन का न्यू सिस्टम कौन सा आया है, उसको हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट विटाकर ने निकाला था। रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस निकाला। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन किसने किया है, रॉबर्ट विटाकर ने किया है। उसमें क्या बोला था उन्होंने कि जो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, किंगडम एलिमिनिया में उनको डाल दिया था। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस अब ये जो सिस्टम होगा किसके बेस पे होगा, वो उसमें क्या कौन सी क्राइटेरिया होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर और सेगमेंटेशन एक्सेट्रा। तो ये पांचों टॉपिक हम अब जस्ट आगे पढ़ने वाले। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। सो हम लोग क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। पहला है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। डू यू नो, in unicellular organisms all the functions of life are performed by same cell. Body organization of this unicellular organisms is called a protoplasmic grade of organizations. So जो unicellular organisms होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें जो एनिमल्स में जो ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सेल होता है, जिसमें एक सेल होता है उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल होता है उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के, उसकी लाइफ के, उसकी बॉडी के सारे फंक्शन सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। एक ही सेम सेल क्या करता है, वो सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करता है। सो एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सो बॉडी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उस एनिमल्स के बॉडी का सारा फंक्शन एक ही सेल करता है, जिसका सारा फंक्शन एक ही सेल करता है, उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके एग्जांपल दिया है एमोबा, पैरामोसियम दिया है, ठीक है। उसके बाद आया बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स मैनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। सो बोला है कि जो बॉडी होती है ना वो सेल से बनी होती है। हमारी एनिमल्स की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी हुई होती है। जो लेकिन वो बॉडी जिसमें बहुत सारे सेल से वो एनिमल जो बहुत सारे सेल से बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी। मतलब अलग अलग सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, इसलिए एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट सेल परफॉर्म करते हैं। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, their body organization is called as cellular grade organizations. So वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स उस केस में जहाँ पे टिश्यू नहीं बनी होती, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल है, बट वहाँ पे टिश्यू नहीं बनी होती है, तो उस वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसको बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टिश्यू नहीं बनी हुई होती है, सिर्फ सेल होता है, सिर्फ सेल लेवल पे काम होता है। सपोज करो वहाँ पे 5 सेल है, तो एक सेल रेस्पिरेशन करेगा, एक सर्कुलेशन करेगा, एक एक्सक्रिएशन करेगा, तो एक रेस्पिरेशन करेगा। तो ऐसे करके एक सेल एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो जहाँ पे टिश्यू नहीं बना होता, जहाँ पे सिर्फ सेल ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा। जो फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल सेल्स come together to form tissues with the help of which all the body function are performed. Such animals shows cell tissue grade organization. अब वो एनिमल जहाँ पे टिश्यूज बन चुके हैं, जहाँ पे सेल से टिश्यू बन चुकी है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स आ चुके हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स आ चुके हैं, टिश्यू बन चुके हैं, अब वहाँ पे टिश्यू लेवल पे काम हो रहा है, तो उस
उस बॉडी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स के सेल्स हैं वो साथ में आके टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू फॉर्म करने के बाद वो अलग अलग फंक्शन को अलग अलग टिश्यूज वाले जो ग्रुप है वो फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स सपोज कर लो कि सपोज कर सकते हैं हम लोग कि 5 सेल का एक टिश्यू है, तो मतलब 5 सेल का एक टिश्यू ऐसे करके 5 टिश्यूज है। सो एक टिश्यू परफॉर्म करेगा, एक 5 सेल का एक टिश्यू परफॉर्म करेगा रेस्पिरेशन, एक 5 सेल का एक टिश्यू परफॉर्म करेगा सर्कुलेशन। सो ऐसे करके जहाँ पे टिश्यू लेवल पे काम होती है, जिस बॉडी में टिश्यू लेवल पे काम होती है उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रिड ऑर्गेनाइजेशंस। उसके एग्जांपल्स है एनिमल फ्रॉम फाइलम। फाइलम कौन सा, सिंडेरिया, ठीक है। वो उस फाइलम को हम लोग वो फाइलम ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। फ्लैट फॉर्म शोज टिश्यू ऑर्गन ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लैट फॉर्म है वो शो करता है टिश्यू ऑर्गन ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गेनाइज हुए होते हैं कुछ ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम और नॉट फॉर्म, इसमें पूरे ऑर्गन सिस्टम नहीं बना होता। टिश्यू ऑर्गेनाइज हुए होते हैं लेकिन कुछ ही ऑर्गन्स को फॉर्म करने के लिए, इसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं होता है, राइट। इसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं होता है। सो अगर मैं समराइज करूँ इस बात को, अगर एक ही सेल बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो बॉडी कौन सी होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर मल्टी सेलुलर केस में क्या होता है, अगर सेल लेवल पे काम हो रहा है, सेल लेवल पे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यू लेवल पे काम हो रहा है, टिश्यू बन के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें बोला गया है प्लेटफॉर्म शो, जो प्लेटफॉर्म शो करता है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। और इसमें क्या होता है, टिश्यूज ऑर्गेनाइज हुए होते हैं कुछ ऑर्गन्स बनाने के लिए, बट कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं बना हुआ होता है। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया है प्लानिरिया। इसमें क्या बोला है, अगर हम इसके 10 टुकड़े करेंगे और छोड़ देंगे उसको, बराबर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, और वो तो क्या होगा पता है, वो 10 नया प्लानिरिया बन जाएगा। क्या होगा, 10 नया प्लानिरिया बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी रीजनरेशन। बोलते हैं। ये ना एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थवर्म। ये अर्थवर्म में भी हो सकता है। अगर अर्थवर्म को हम उसके 10 टुकड़े करके हम उसको सॉइल छोड़ देंगे, उसको सॉइल में डाल देंगे, अगर उसको बराबर से फर्टिलाइजर उसका होगा, बराबर से फर्टिलाइजर उसको होता रहेगा, तो वो 10 नए अर्थवर्म ग्रो हो जाएंगे। क्या होना चाहिए, 10 नए अर्थवर्म ग्रो हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी रीजनरेशन। एग्जाम्पल ले सकते हो लिजार्ड का। लिजार्ड के टेल कट होने के बाद वो टेल फिर से आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते, क्या होता है, वो टेल रीजनरेट होता है। तो किसका एग्जाम्पल है, बॉडी रीजनरेशन का। तो प्लानिडिया बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। इसके हम अगर 10 टुकड़े कर देंगे ना और उसको छोड़ देंगे तो बराबर न्यूट्रिशन वगैरह सब मिलता रहेगा, तो ये नया 10 प्लानिडिया बन जाएगा। इसका क्या होता है, बॉडी रीजनरेट होता रहता है। नेक्स्ट। So observe, body organization of women has been shown in the following figure. Use the appropriate label in that figure which organs are present in human body. Beside the 4 types of body organizations mentioned above, remaining all animals shows organ system grade organizations in which different organs are joined together to form organ system that perform specific functions. So इसमें क्या बोला है, body organization of human has been shown in the following figure. So body organization दिखाया है human का, बॉडी का मतलब human का दिखाया है बॉडी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग लेबल करना है, और इस विच कौन सा ऑर्गन कौन सा है, ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है, उसको हमें लेबल करना है, ठीक है, वो हम भी करेंगे। सो बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ बॉडी, इस जो 4 टाइप्स में पढ़ा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, सेल
सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। तो हमने जो भी ग्रेड अभी पढ़े 4 टाइप्स के, तो वो 4 टाइप्स को छोड़ के, बट 4 टाइप्स को छोड़ के जो रिमेनिंग जो बाकी एनिमल्स बच गए जो उसमें आते हैं, वो एनिमल्स को छोड़ के बट जो बाकी एनिमल्स बच गए वो सारे एनिमल्स शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन ज्वाइंट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को, और वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को, मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शन का वो लोग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है क्रैब, फ्रॉग, हुमन। ये जो ह्यूमन्स है, फ्रॉग है, क्रैब है, ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाता है। कौन सा दिखाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन बीइंग भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड दिखाता है। हम लोग कौन सा दिखाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। सो हमें अभी फिल करना है, ये जो हमें पिक्चर दिया है उसको हमें एप्रोप्रिएट लेबल देना है। उसको क्या करना है, हमको लेबल देना है। सो हमको इसको लेबल देना है, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ये है ब्रेन। क्या है ये, ब्रेन। ये पार्ट को हम बोलते हैं ब्रेन। और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। और जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर। इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इसको बोलते हैं स्किन। क्या बोलते हैं, स्किन। इसको आप थाई भी बोल सकते हो, स्किन भी बोल सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। इसको बोलते हैं हार्ट। इसको बोलते हैं बोन। इसको बोलते हैं किडनी। इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप मसल। ये है क्वाड्रिसेप मसल, ये है किडनी, ये ये है बोन, ये है हार्ट, ये है माउथ, ये है ब्रेन, इसको लंग्स, इसको लीवर, इसको बोलते हैं हम लोग स्किन, और थाई भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। So B, body symmetry. Take the picture of human body and amoeba and try to take an imaginary section through specific plane of their body so as to get to equal health. What did you observe? In imaginary sense, if any animal is cut into imaginary axis of body, it may or may not produce two equal heads. Depending upon the these properties, there are different types of animal bodies. इसमें बोला गया है हम लोग को एक पिक्चर लेना है ह्यूमन बॉडी का, एमोबा का, और उसमें एक इमेजिनरी सेक्शन से डिवाइड करना है उसको, ठीक है। इक्वल देखना है कि वो इक्वल पार्ट में होता है या नहीं होता है, और क्या ऑब्जर्व किया हमने। फिर उसमें बोला गया है कि अगर इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, मतलब कोई भी एनिमल की बॉडी को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस से कट कर रहे हैं, सो वो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो इक्वल हाफ दिखाएगा, एक तो इक्वल हाफ नहीं दिखाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडी। तो इस प्रॉपर्टी हमें बताइए कि एनिमल्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज के बारे में, राइट। इसमें हमको बोला है पहली बात कि हमें ह्यूमन बींग या फिर एम्बा के दो, मतलब उसको इमेजरी एक्सेस से कट करना है, इमेजरी लाइन से कट करना है, देखना है वो क्या शो करता है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है या नहीं। तो वो इक्वल, एक तो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। वो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडी, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से उधर अलग अलग टाइप्स के बॉडीज है। पहला है असिमेट्रिकल बॉडी। तो असिमेट्रिकल बॉडी में क्या होता है, इन केस ऑफ सच बॉडी, ये असिमेट्रिकल बॉडी केस में क्या होता है, वो बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजरी एक्सिस ऑफ द बॉडी, उधर पे कोई भी इमेजरी एक्सिस ऑफ द बॉडी नहीं होता है जहां से हम दो इक्वल पार्ट ले सके। वहां हम लोग कहीं से भी उसको कट करें, हमें एक दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। हम उस तरह कोई भी इमेजरी एक्सेस बॉडी नहीं होता है, उस बॉडी को हम लोग कहीं से भी कट करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिए एमोबा, पैरामोसियम, सम स्पॉन्जेस। तो ये जो बॉडीज को हम लोग कट करेंगे इमेजरी लाइन से, तो हम लोग को दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ बॉडी। तो अगर ऐसा मतलब
ये बॉडी जो इस टाइप की बॉडी होती है, उसमें अगर इस बॉडी को हम लोग ने सेंट्रल से कट किया, सेंट्रल से कोई भी एक्सिस से कट किया, बस सेंट्रल पे आया वो, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो हमें इक्वल पार्ट्स दिखाएगा। इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, अगर सेंट्रल एक्सिस से पास होता है वो, बट कहीं से भी हम लोग कोई भी प्लेन ऑफ बॉडी से कट करें, कोई प्लेन ऑफ बॉडी से कट करे बट सेंट्रल से पास होता है, तो वो दो इक्वल पार्ट्स दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है स्टारफिश, इन केस ऑफ द एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। तो स्टारफिश में के 5 डिफरेंट एक्सिस पास होते हैं, क्या सेंट्रल से 5, मतलब सेंट्रल से डिफरेंट प्लेन से सेंट्रल से 5 ऐसी लाइन पास होती है जो हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए स्टारफिश है, इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग कहीं से भी कट करें बट कहाँ से पास होना चाहिए, वो सेंट्रल से पास होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से पास होनी चाहिए। हम लोग कहीं से भी कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में आएगा, दो इक्वल पार्ट में, ये इससे पास होना चाहिए, इससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये हमने, एक मिनट, इसका बोलने का मतलब है कि हमें इसमें जो लाइन है हमारा वो जाना चाहिए सेंट्रल से, जो हमारा लाइन है, जो एक्सिस हमारा कहाँ से आना चाहिए, सेंट्रल से, तो वो दो इक्वल पार्ट देगा, सेंट्रल से पास होना चाहिए। सपोज हम ऐसे पास करें, सेंट्रल पास से नहीं, पास नहीं हो रहा है, तो ये दो इक्वल पार्ट नहीं देगा। तो ऐसे 5 लाइन हम हमारे सेंट्रल से पास होते हैं जो कि इक्वल पार्ट हमें देते हैं। सो वो है रेडियल सिमेट्री। फिर बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस, there is only one such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves. Example insects, fish, frog, birds, human, etc. तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही ऐसा इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, जो पास होगा, एक ऐसे मतलब एक ही पॉइंट है जहां से इमेजिनरी लाइन पास होगा, तो हमको दो इक्वल पार्ट्स मिलेगा, एक ही ऐसा पॉइंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिस्टम में। असिमेट्रिकली हम लोग कहीं से भी कट करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा इक्वल पार्ट्स। रेडियल में अगर हम लोग सेंट्रल से पास होते हुए, हमारा कहीं से कौन से प्लेन से हम लोग कट करें बट सेंट्रल से अगर वो पास होगा तो हमें दो इक्वल पार्ट मिलेगा। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक ही ऐसा पॉइंट है जहां से हम कट करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन दिखाया यहाँ पे दिया है, तो हम अगर इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको हम लोग अगर यहाँ से कट करें तो हमको दो इक्वल पार्ट मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक आके, यहाँ पे एक आके, यहाँ पे एक किडनी है, यहाँ पे किडनी है, तो एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, तो इक्वल पार्ट में हमको ये डिवाइड होके मिलता है। उसका एग्जाम्पल दिया है, इंसेक्ट्स दिया है, फिश दिया है, फ्रॉग दिया है, बर्ड दिया है, ह्यूमन दिया है, एक्सेट्रा। सपोज करें इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो हमको तो इक्वल पार्ट मिलेगा इसका, अगर यहाँ से ही कट करेंगे तो। लेकिन ऐसे कट करेंगे तो मिलेगा कि हमको ऐसे कट करेंगे तो हमको इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, ऐसे कट करेंगे तो कोई इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ हम उसको ऐसे कट करेंगे तो हमको इक्वल पार्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से ऐसा, एक ही पॉइंट ऐसा है पैरेलल सिमेट्री में होता है, उस बॉडी में एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहां से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। और रेडियल में क्या होता है, सेंट्रल से पास होना चाहिए तो इक्वल पार्ट हमको मिलेगा, सेंट्रल से पास होना चाहिए हमको इक्वल पार्ट, तब हमको इक्वल पार्ट मिलेगा। और असिमेट्रिकल बॉडी में क्या होता है, कहीं से भी कट करो, कुछ भी करो, पर इक्वल पार्ट हमको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समरी करके बताऊं मैं आपको इसका, तो जो अर्थ सिमेट्रिकल बॉडी है उस समय कहीं से भी कौन से प्लेन से कट करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। रेडियल सिमेट्री में हम लोग कौन से प्लेन से कट करें बट अगर सेंट्रल से पास होगा तो हमको इक्वल पार्ट्स मिलेगा। बायलैटरल सिमेट्री में एक ही प्लेन है जहां से हम कट करेंगे तो हमें दो इक्वल पार्ट मिलेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर जर्म लेयर है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्राइप्लोप्लास्टिक। सो इसमें क्या होता है, डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो, इसमें होगा दो लेयर्स होंगे, और ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होगा, 3 लेयर्स होगा। सो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उसमें जर्म्स लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, जर्म जो जर्म लेयर है वो कब फॉर्म हो जाता है, जब इनिशियली, जब एम्ब्रियोनिक बन रहा होता है, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी जर्म लेयर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। फिर डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडी। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म्स लेयर। कुछ एनिमल्स के केसेस में क्या होता है, सिर्फ 2 ही जर्मलेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स होते हैं, 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडोडर्म्स और एक्टोडर्म्स।
कौन कौन से होते हैं? एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स। कुछ कुछ एनिमल्स में दो ही जर्म लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म्स और एक्टोडर्म्स। फॉर एग्जांपल दिया है, और जो सिंड्रियन के हैं उसमें दो ही जर्म लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म्स और एक्टोडर्म्स। उसमें क्या होता है, जो बीच का लेयर होता है उसको डेड लेयर बोलते हैं, वहाँ पे कोई जर्म लेयर फॉर्म नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डेड लेयर होता है। और जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं, जो रिमेनिंग एनिमल्स है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। उसमें जो पहला होता है, जो स्टार्टिंग का होता है वो एंडोडर्म्स होता है, फिर मेसोडर्म होता है, फिर एक्टोडर्म्स होता है। लेकिन जो जिसमें दो ही डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें दो ही होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जो बीच का लेयर उसमें होता है पर क्या होता है, वो डेड लेयर होता है। और जो डिप्लोप्लास्टिक में होते हैं 3 लेयर होते हैं, पहला एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म। जो डेड लेयर होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, मेसोडर्म आ जाता है डिप्लोप्लास्टिक में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या होता है? कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज कैविटी, बॉडी कैविटी। जो मतलब बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच की जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, वो एनिमल्स में ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी बॉडी कैविटी भी फॉर्म हो जाता है। कहाँ से होता है? एक तो मेसोडर्म से हो, आइदर मेसोडर्म से, या फिर होता है वो गट से होता है, यहाँ पे दिया नहीं है बट मेसोडर्म से होता है या फिर गट से होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम। और ये टाइप्स की बॉडी कैविटी किस प्रेजेंट होती है? फाइलम्स में होती है। सो एनिलिडा एंड ऑल फाइला कमिंग आफ्टर एनिलिडा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज इक्यूमेंट्स। सो जो एनिलिडा होते हैं ना उसमें क्या होता है, जो एनिलिडा में होते हैं बॉडी कैविटी फॉर्म होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। एनिलिडा में क्या होता है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो आने वाले फाइलम है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से होता है? एक तो मेसोडर्म से हो या फिर गट से हो, तो वहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकोलिमेट्स। क्या बोलते हैं? यूकोलिमेट्स, जहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। उस यूकेरियोट्स का एग्जांपल दिया, एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब या तो इजोडर्म से हो या फिर गट से, वहाँ पे इसी तरह से वहाँ पे क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर दूसरा है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल फॉर फाइला पोरिफेरा। सो जो फाइला पोरिफेरा है वहाँ बॉडी कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। सिंड्रिया एंड पेलिथम्स में, तीनों जो दिया है फाइला का नेम, उसमें बॉडी कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसको हम लोग बोलते हैं ए कॉलिमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए कॉलिमेट्स। जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए कॉलिमेट्स। जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है ट्रूली उसको हम लोग बोलते हैं यू कॉलिमेट्स। ठीक है। फिर इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइलम, जो ये फाइलम दिया है, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय द अबव मेंशन्ड टू वेज। बट इस मतलब इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट जो तरीके दो बताए हैं उससे उससे नहीं प्रेजेंट होती है, उधर से नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब मिजोरम्स या फिर गट से बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं सूडोकॉलिमेट्स। क्या बोलते हैं उसको? सूडोकॉलिमेट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, कैविटी क्या होता है, जो बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। सो उसमें बोला है जो बॉडी कैविटी पहले ही मतलब इनिशियली भी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी बॉडी कैविटी डेवलप हो चुका होता है। बट वो कहाँ से फॉर्म होता है? मेसोडर्म या फिर गट्स। कहाँ से फॉर्म होता है? मेसोडर्म और गट्स। सो जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है मेसोडर्म और गट्स से, ट्रूली प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकोलिमेट्स। यूकोलिमेट्स बोलते हैं उसको। और जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं अकोलिमेट्स। और जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट मेसोडर्म या फिर गट के यहाँ से प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सूडोकॉलिमेट्स। मतलब उस जगह से उस तरीके से नहीं प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोकॉलिमेट्स। सो अब बाकी दिया है बॉडी सेगमेंटेशन। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, अगर बॉडी को हम लोग मतलब बॉडी जो है डिवाइड होगा छोटे छोटे सिमिलर यूनिट्स में, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी एंड इच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। सो जैसे कि अर्थवर्म है उसको हम लोग छोटे छोटे से मतलब सिमिलर यूनिट्स में कट करेंगे उसको स्मॉल साइज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी। और उस स्मॉल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सो एनिमल लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनिलिडा। कौन सा एनिमल का एग्जांपल दिया है? अर्थवर्म। मैंने बताया था ना, अर्थवर्म को हम लोग कट करेंगे 10 अलग अर्थवर्म डेवलप हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। सो वही है।
अब एक चार्ट दिया गया है हमको, किंगडम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, फाइलम। ये चार्ट हमको समझ में आ गया, सपोज कर लो आपने पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। इधर बात हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, दो ही चीज दिया है, दो ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया गया यहाँ पे। पहला बताया सेलुलर ग्रेड, ठीक है, उसमें क्या होता है, जिस सेलुलर ग्रेड क्या होता है, जिसमें सेल लेवल पे काम होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड क्या होता है, जब टिश्यू लेवल पे काम होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें दिया है असिमेट्रिक बॉडी। असिमेट्रिकल बॉडी क्या होती है, उसे आप कोई भी प्लेन से डिवाइड करो बट वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। फिर रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री वो होती है जिससे हम लोग सेंट्रल से पास होगा, कोई प्लेन से ड्रॉ करो बट सेंट्रल से पास होगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बायलैटरल सिमेट्री क्या था, वो एक ही प्लेन होता है जहां से हम अगर डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। सो बॉडी कैविटी बताया गया है। जो बायलैटरल सिमेट्री है उसमें जो पहला थर्ड वन का जो थर्ड फाइलम है वो अकॉलिमेट है, मतलब उसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और सुडोकॉलिमेट्स में क्या, जो फोर्थ वन है वो सुडोकॉलिमेट से, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होता है बट उस तरीके से नहीं होता है। फ्यू कॉलिमेट्स में क्या होता है, जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ फाइलम है, जो फिफ्थ से लेके 10 तक